दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सॉल्व सीरीज टेस्ट 6 जो है। आज इसमें सिर्फ राज्य व्यवस्था है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग ने साइंस का देख लिया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं माना जा सकता? अस्थायी सरकार, लचीली सरकार, सामूहिक उत्तरदायित्व, विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका। तो ये है ए, अस्थायी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सत्ता विकेंद्रीकृत होती है? जी नहीं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये सही है, मतलब एक गलत है और आर सही है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा कैसे भंग होती है? राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भंग करते हैं, राष्ट्रपति 6 वर्ष के बाद भंग करते हैं, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में संशोधन करने के विषय में लोकसभा की शक्तियाँ राज्यसभा की तुलना में अधिक है। और दूसरा है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका 2 सही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट की जांच कौन सी संसदीय समिति करती है? तो ये लोक लेखा समिति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। प्राय संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः 2:1 के अनुपात में लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 10, 15, 22 और 30। 30 होती है। 30 होती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम न्यायालय के आरंभिक हिताधिकार में आता है? पहला, भारत तथा संघ तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दूसरा, भारत संघ तथा किसी संघ राज्य हितों के बीच का विवाद। तीसरा, मौलिक अधिकार से संबंधित वाद। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 3 और 4। पहला है भारत संघ तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, और तीसरा है मौलिक अधिकार के संबंधी वाद, और चौथा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। ए है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद। अनुच्छेद 71 में दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपीली अधिकारिता है। 133। सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता है ये 143। और सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना 129। 2 सही है। सुप्रीम कोर्ट के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपनी परामर्शी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अपना मत व्यक्त करे। दूसरा है, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तीसरा है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। और चौथा है, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति अधीन प्राप्त किसी निर्देश या पर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। और तीसरा है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। दोनों सही है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, बी इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1900। तो सही आंसर है मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980। 13 संसद द्वारा वर्ष 2014 में NJSC अधिनियम पारित किया गया था। इसमें जे का पूर्ण विस्तार क्या है? जे का पूर्ण विस्तार है जुडिशियल। उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश राज्यों के सभी प्राधिकरणों, नागरिकों और सरकारी संस्थानों के लिए बाध्यकारी होते हैं। और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, 14 का दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। पर्यावरण संरक्षण और उससे संबंधित विवादों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम वर्ष 2010 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 तथा अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है? ए विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बी उस राज्य से संबंधित हो जिस राज्य में उसे नियुक्त किया जाना है, सी वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, डी उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध संवैधानिक कदाचार के आधार पर उसकी पदावधि के दौरान दंडिक कार्यवाही संस्थित की जा सकती है। तो इसका आंसर है केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक शक्तियां मिलान करने के लिए है ये। सौ 61 में है, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में है। तो न्यायिक शक्तियाँ 161 में है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जी अनुच्छेद 213 में। विधेयकों को स्वीकृति देने की शक्ति है 200 में। विधानसभा का उपसत्र बुलाने, स्थगित और करने और भंग करने की शक्ति है 174 में। ठीक है, इसका सही है सी। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। अनुच्छेद 163। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल की राज्य की कार्यपालिका या विधायिका से के संबंधित जानकारी को प्रदान करेगा। यह प्रावधान किस में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 167 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प दिए गए उचित शब्द पर आधार पर की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति के नाम निर्देशित करता है। नहीं तो दोनों गलत है। किस राज्य के विधान परिषद में से कितने सदस्य स्थानीय निकायों से निर्वाचित किए जाते हैं? 1/3। विधानसभा का कार्यकाल 172 में है, आर्टिकल 172। ठीक है, विधानसभा का विघटन आर्टिकल 174 में है। विधानसभा की संरचना आर्टिकल 170 में है। विधान परिषद का गठन 169 में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या हो सकती है, अधिकतम 50 है तो अधिकतम 500 हो सकती है। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर संसद द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया में अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है और गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? ठीक है, किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1952 में। निम्नलिखित में से किस समिति की पंचायत राज्य व्यवस्था का शिल्पकार के रूप में भी जाना जाता है? बलवंतराय मेहता। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। थुंगन समिति, गाडगिल समिति, LM चंद्रवी समिति, GBK राव समिति। इसका आंसर हो जाएगा डी। रिक्त स्थान के पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों का तथा विशेष वस्तु की चर्चा की गई है। उसके तहत कुल कितने विषयों को शामिल किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उच्च शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा और महिला एवं बाल विकास। तो इसमें शामिल नहीं है, बी उच्च शिक्षा शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भाग 9A में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? 73वां संविधान संशोधन, 73 या 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। स्थानीय स्वराज्य की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है। पंचायतों में सीटों का आरक्षण संबंधी उपबंध अनुच्छेद 243D में है। राज्य चुनाव आयोग के गठन संबंधी उपबंध अनुच्छेद 243B में है। बस एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी मामले में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। कर जाएगा 4। वैक्स मताधिकार का प्रावधान 1926 में है। चुनाव कार्य का संचालन चुनाव आयोग द्वारा 325। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग इस दान मतदान सूची में 300। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। प्रशासनिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, अर्ध न्यायिक शक्तियाँ, सलाहकारी शक्तियाँ। 1 3 4 निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग प्रारंभ किया गया है? तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का नाम। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन समिति संविधान के किस भाग के उपबंधों के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है भाग 10 में। संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार संयुक्त लोक सेवा आयोग का
यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति के समक्ष अपना वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। केवल एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल द्वारा, बी सीधे मुख्यमंत्री के आदेश से, सी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, डी उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। ए वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये गलत है और सही है। वित्त आयोग के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, तीसरा सहायक अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, चौथा संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधान के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत किया गया है। 45 का सी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2004 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और संवैधानिक दर्जा क्रमशः कब प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था 1993 ईस्वी में एवं 2018 में। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका भारत के राष्ट्रपति को, बी लोकसभा के अध्यक्ष को, सी भारत के विधि मंत्री को, डी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। नियंत्रक ए भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के महान्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को, भारत के महान्यायवादी को। राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक, गैर संवैधानिक, न्यायिक, संवैधानिक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सीएजी का उल्लेख किया गया है? 148। सीएजी की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करना और प्रस्तुत करना, बी संघ और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करना और शुद्ध कर आय को प्रमाणित करना, सी केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को विनियमित करना, डी आर्थिक और राजकोष की नीति निर्माण पर सरकार को सलाह देना। नेक्स्ट है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी है एक उच्च स्तरीय समिति। भारत के सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं? भारत के अटॉर्नी जनरल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायाधीश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह सदन का सदस्य होता है, यही गलत है। अटॉर्नी जनरल की योग्यता निम्नलिखित के समान है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य।